ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैसलों की जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं और दुनिया में कहीं ना कहीं हर देश के लिए एक चिंता का सबब भी बने हुए हैं। ये फैसले लिए जा रहे हैं अमेरिका से, लिए जा रहे हैं व्हाइट हाउस से, बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं और 22 दिन उनको अभी हुए हैं अमेरिका की कमान संभाले, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाज़ा या इजराइल की बात हो, या फिर हमास को लेकर बात हो, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बात हो, या फिर ब्रिक्स की बात हो, या फिर नाटो की बात हो, तमाम चीज़ें उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं। और ताज़ा बयान उन्होंने गाज़ा इजराइल को लेकर भी दिया है और साथ ही साथ यूक्रेन की जो जंग है उसको लेकर भी दिया है। इन्हीं मसलों पर हम बात करने वाले हैं कि ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहे हैं और उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, आनंद, सीधे उनके पास चलते हैं और ट्रंप के हालिया बयानों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की और साथ ही साथ गाज़ा में जो फिलिस्तीनी हैं जिनको हटाने की बात हो रही है उनकी बात करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और साथ ही क्या इसमें बदलाव आया है, नई चीज़ें क्या निकल कर आई हैं, बात करते हैं आनंद से। आनंद, बिल्कुल, देखिए अभी गाज़ा में क्या है कि लगातार गोलीबारी हुई है और गोलीबारी से कितने लोगों की मौत हो गई है आपको आंकड़ा पता होगा, आंकड़े लाखों में हैं। लेकिन जब से ट्रंप आए हुए हैं, ट्रंप के आने के एक दिन पहले से ही वहाँ पर हमले रोक दिए गए हैं, सीज फायर हो गया है। लेकिन सीज फायर के बाद भी कई तरीके का आरोप हमास लगा रहा है लगातार कि इजराइल की तरफ से लगातार हमला हो रहा है, गाज़ा पर हो रहा है, बाकी सारे इलाकों में भी हो रहे हैं। तो उसको लेकर के हमास ने क्या किया है, हमास ने एक अपना बयान जारी करता है और बोलता है कि मैं शनिवार को जो रिहाई करना था इजरायलियों को, हर शनिवार को रिहा कर रहे हैं कुछ हर शनिवार को, तो अब इस शनिवार को वो रिहा नहीं करेगा अगली सूचना तक, जिस पर ट्रंप का बयान आता है। और ट्रंप एकदम गुस्से में लाल रहते हैं और बोलते हैं कि अगर हमास शनिवार को सभी इजरायलियों को 12 बजे तक रिहा नहीं करता है तो उसका परिणाम बहुत ही मतलब रविवार गंभीर होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन गाज़ा वाली बात क्या है कि गाज़ा से वो ट्रंप ने एक चीज़ और कही थी कि गाज़ा से फिलिस्तीनियों को हटाना है और परमानेंटली हटाना है। जॉर्डन की बात हुई थी, मिस्र की बात हुई थी कि वहां पर उनको रख दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक चीज़ और, मैं यहाँ पर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक चीज़ और आनंद, ये भी उन्होंने कह दिया था कि ये अगर नहीं रखते हैं तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम इनको मदद जो देते आए वो मदद हम नहीं करने वाले, क्यों करें मदद, बिल्कुल, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। अमेरिका लगातार यही बात बोलता है, कहीं भी उसको बोलना होता है तो सीधे वो बोल देता है कि मदद हम नहीं देंगे। यूक्रेन और में भी वो एक लाइन, हाँ, यूक्रेन हो चाहे फिर ये इजराइल हो, गाजा हो, जितने भी वो जहाँ पर भी वो सहयोग करता है डायरेक्ट ये बोलता है कि मदद करना बंद कर देंगे, जो कि ये बहुत बड़ा लाइन है और सीधे एक देश को गंभीर अवस्था में पहुंचा देता है। USAID जो है वो अभी कहीं नहीं दी जा रही, बंद कर दी गई है। हालांकि इसमें मिस्र और इजराइल को इससे अलग रखा गया है, लेकिन बाकी जगहों पर ये पूरी मदद रोक दी गई है और इससे कई देश परेशान भी हो गए कि ये मदद नहीं आ रही है तो फिर कहाँ से कैसे काम चलेगा। तो अमेरिका कुल मिलाकर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए ना, वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाकी मुल्कों पर, वही अमेरिका फर्स्ट की नीति और मुखियागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसी पर इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान आता है। वो अपने सुरक्षा कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और बैठक के बाद वो फैसला लेते हैं कि अगर जैसे क्या है कि उनका बयान है, बाकायदा मैं अगर कोट करूँ तो उन्होंने बोला है कि 4 जो रिहाई हो रहे हैं इजरायली, इस बार एक साथ सभी 74 जितने भी हैं जिसमें मृत भी शामिल हैं, उसी में सभी को एक साथ रिहा करिए। उनका ऐसा मतलब कि मतलब जो भी है फाइनल अभी कर दो इसी शनिवार को, क्योंकि वो शनिवार का, अब रविवार का भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मेरा मानना है और यही बात जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या गिफ्ट किया था आपको मालूम है? पेजर गिफ्ट किया था और पेजर भी गोल्डन पेजर गिफ्ट किया था और इसमें सिग्नेचर किए गए और इसमें लिखा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू वाकई में एक महान नेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सिग्नेचर किया, तो ये बताता है कि कितनी प्रगाढ़ता, कितनी दोस्ती है। और ये मीटिंग जो हुई, दोनों नेता आपस में मिले तो क्या कुछ बातें हुई होंगी, क्या कुछ तय हुआ होगा कि हमको क्या प्लानिंग। बिल्कुल,
बहुत सारी बातें हुई होंगी, सुरक्षा से संबंधित बातें हुई होंगी, लेकिन अभी जो ये इस 2 दिन के वर्तमान में जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर के गाजा में हलचल तेज हो गई। क्यों? क्योंकि गाजा में लोग वापस आ चुके हैं, आधे से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं। तो अगर हमला चालू होता है रविवार को, तो उसमें मृतकों की जो संख्या है पिछले के मुताबिक अब आने वाले हमले में उससे अधिक हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज़ और है कि आपको बताएं कि फ़िलिस्तीनियों को विस्थापित करने या वहाँ से हटाने की बात जो है, इसको लेकर कोई भी राज़ी नहीं है। जॉर्डन भी राज़ी नहीं था, मिस्र भी राज़ी नहीं है, उसने भी कह दिया कि हम अपनी यहाँ जगह नहीं देने वाले। इसके अलावा सऊदी अरब साफ तौर पर इसका विरोध दर्ज करा चुका है, तुर्की विरोध दर्ज करा चुका है, ईरान, इराक, ये सारे मुल्क जो हैं ये इसका विरोध दर्ज करा चुके हैं। और इस बीच ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये ज़मीन जो है, गाज़ा की ज़मीन, यहाँ से फ़िलिस्तीनी हटेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था जमाएंगे कि हम इसको रीडेवलप करने का काम करेंगे। जॉर्डन के किंग जो हैं, उन्होंने जॉर्डन के किंग दौरे पर हैं, अभी अमेरिका दौरे पे हैं। तो उन्होंने, उनकी जो मुलाकात हुई है ट्रंप से कल, तो उसमें उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। पहले तो वो मना कर रहे थे कि हम फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह नहीं देंगे, लेकिन कल उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2000 बच्चों को, गजा में जो 2000 बच्चे बीमार हैं ग्रसित तरीके से, उनको वो अपने यहाँ अपने देश में रखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, उनका इलाज कराएंगे। एक तरीके से ये बहुत बड़ा बयान है। इस बड़ा बयान है तो ये 2000 बच्चे तो 2000 बच्चे यानी उनके परिजन, उनकी फैमिलीज। बिल्कुल। अब क्या है कि उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ये बहुत ही सराहनीय है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि बाकी देशों को भी इस बयान को कोट करते हुए बाकी देशों को भी एक तरीके से सतर्क किए हैं कि जैसे जॉर्डन आया अभी अमेरिका में, और अमेरिका में आते ही अपने बयान को पलट दिया। जहां पर वो अपने देश में शरण नहीं दे रहा था, अब वो खुद ही लेके जा रहा है, और वो भी बीमार बच्चों को। नहीं तो बीमार बच्चों को ले जाएंगे तो बीमार बच्चों के परिजन छोड़ थोड़ी देंगे, बीमार बच्चों के परिजनों को भी ले जाया जाएगा और वहीं पर इलाज कराया जाएगा। मतलब ये केवल बात इलाज करने तक की वाली बात नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये बयान जो है, ये बयान दिया गया तो उसके परिजन भी जाएंगे, बच्चे के परिजन भी जाएंगे, वहाँ इलाज किया जाएगा, वहाँ उनको बसाया जाएगा। यानी कि 2000 बच्चों के परिवार समेत उनको वहाँ पर बसाने के लिए जॉर्डन तैयार हो गया, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट। अब ये तैयार कैसे हुआ? बस एक दम की कि अगर मदद नहीं करेंगे, अगर आप नहीं लेते हो तो मदद करना बंद कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि अमेरिका जिस तरीके से ये जो बात कह रहा है, क्या अभी बाकी मुल्क भी राज़ी होंगे? अमेरिका एक प्रेशर पॉलिटिक्स का भी खेल खेल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप इस सब के पीछे, और उनकी टीम जो है उसके पीछे काम कर रही है, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति बने भी नहीं थे तब से उनकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो ये तो अमेरिका, इजराइल, गाज़ा की बात हो गई, इसके अलावा फ़िलिस्तीनियों की बात हो गई और हमास की बात हो गई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या इजराइल, जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में मारे जा सकते हैं अगर वहाँ पर युद्ध शुरू होता है रविवार से, तो लेकिन क्या ऐसी स्थिति जब बनेगी तो क्या बाकी मुस्लिम मुल्क जो हैं वो इस सबसे दूर रहने वाले हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब केवल हमास नहीं बल्कि हो सकता है कि फिलिस्तीनी जो हैं वो भी इस मामले में बढ़ चढ़कर इस युद्ध में हो सकता है कि शायद वो शामिल हो जाए, इसलिए क्योंकि अब जमीन की बात आ गई, उनकी जमीन की बात आ गई है। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह कहीं से भी इंटरफेयर नहीं किया है इस मामले को लेकर के। अभी तक कोई भी हिजबुल्लाह के नेता का बयान भी नहीं आया है कि उसमें कूदे। ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, हिजबुल्लाह की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, इसके अलावा लेबनान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। सऊदी अरब ने ज़रूर कहा कि हम ये जो फ़िलिस्तीनियों का आप शिफ्ट करने की बात कर रहे हो, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इस बात का हम विरोध करते हैं, तो हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। तुर्की की तरफ से भी ये कह दिया गया। खैर, इस बीच एक चीज़ और है, चलते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है इसको लेकर, उसको लेकर भी धमकी दी गई है, और धमकी देते हुए ये कह दिया गया है कि हम तो मदद नहीं करने वाले, अगर हम मदद करेंगे तो इस शर्त पर करेंगे कि हमने अभी तक जो आपके लिए लगाया है हमारा कुछ तो आउटपुट निकले। ट्रंप का ये कहना है कि हमने इतना पैसा लगा दिया तो हमको कुछ मिलना भी तो चाहिए, और हमको कुछ मिलना चाहिए मतलब खनिज संपदा पर सीधे सीधे टारगेट है ट्रंप का। कहाँ की खनिज संपदा पर? यूक्रेन की खनिज संपदा पर। क्या हो रहा है उसमें डेवलपमेंट? दरअसल ट्रंप का एक लाइन का वो बयान है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनका बयान उनका ये है कि यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है, जो कि ये बहुत बड़ा बयान है। 3 साल से वहाँ, लगभग 3 साल से वहाँ पर युद्ध चल रहे हैं, और उस बीच अब ट्रंप 20 दिन हुए, 21 दिन हुए उनको आए, 22 दिन, और अभी ट्रंप आकर के डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि यूक्रेन कभी भी
रूस में शामिल हो सकता है। अब बताइए, जो यूक्रेन अमेरिका की मदद से युद्ध लड़ रहा है, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका ही मदद कर रहा है, बल्कि यूरोपियन देश भी कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन को जो मुख्य रूप से मदद कर रहा है वो अमेरिका, ब्रिटेन है। और अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन कभी भी रशिया में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। अब इस बयान के बाद से जेलेंस्की का बयान आता है। हाँ। वो बोलते हैं कि रूस यूक्रेन मतलब यूक्रेन तैयार है रूस से जमीन अदला बदली करने के लिए। अब ये कैसा जमीन है, जैसे कि अभी लगभग 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में यूक्रेन ने भी बहुत सारे जमीन जो है कि कब्जा लिया है रूस का। रूस भी काफी जमीन यूक्रेन का कब्जा कर लिया है लड़ाई के दौरान। तो अब उसी ये जेलेंस्की बोलते हैं कि ये जो अदला बदली वाला बात है, ये उसी जमीन का बात कर रहे हैं कि अगर 36 महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया। और इसमें जो इलाका है उसमें भी एक डेटा निकलकर सामने आ रहा है कि लुहांस्क और डोनेस्क, इसमें करीब 60% खनिज भंडार है और इस पर रूस का कब्जा हो चुका है। तो ये एक बड़ा अपडेट इसमें आया है। और इसीलिए ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कि हम ज़मीन की अदला बदली करने के लिए तैयार है। वो भी बयान कब आता है, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वहाँ पर यूक्रेन कभी भी रशिया के कब्जे में जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पुरानी बिल्कुल ये तो, या फिर कि उनका सीधे सीधे इशारा या निशाना जो है वो खनिज है वहाँ के? बिल्कुल। देखिए, शपथ से पहले जब वो ट्रंप का अमेरिकी जब रिजल्ट आता है, उसके बाद से ही एक्टिव हो जाते हैं ट्रंप। और ऐसा चर्चा भी उस समय हुआ था कि एलन मस्क जो है वो सीधे पुतिन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ऐसी उसमें चर्चा चल रही थी कि डायरेक्ट एलन मस्क पुतिन से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप जो है वो इनको रखे हुए हैं बीच में, एलन मस्क को। तो और भी लोग हैं बीच में, बिल्कुल। लेकिन हाँ, बिल्कुल। अब वो क्या है कि अब इस बयान के बाद से पुतिन भी बहुत अभी एकदम मतलब कि गदगद हो चुके हैं कि हाँ, अब अमेरिका मेरे साथ आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि लगभग 3 साल से वहाँ पर युद्ध चल रहे हैं और युद्ध को खत्म करना है। उनका 100 दिन का टारगेट है ट्रंप का। ट्रंप ने एक टारगेट बना लिया, जैसे कि इजराइल हमास का बोले थे कि आने के पहले मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। तो एक दिन पहले उन्होंने सीज फायर करवा दिया इजराइल और हमास के बीच। अब 20 जनवरी से वो 100 दिन का टारगेट रखे हुए हैं ट्रंप कि रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वो 100 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। तो अब ये टारगेट जो है ये देखना होगा कि पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि एक टारगेट उनका पूरा हो चुका है सीज फायर नहीं, लेकिन टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक नई चाल भी तो चल दी है यहाँ पर। और वो नई चाल जो है वो इजराइल के लिए तो मन मुतल्लक या मन मुताबिक कही जा सकती है, क्योंकि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना देख चुका है। और ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना ही नहीं, हाल ही में एक मैप भी बाकायदा उसकी तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें कई सारे देश जो हैं उसे वो बताया है कि 3,000 साल पहले, 3-4 हज़ार साल पहले वो कई सारे देश इजराइल का ही हिस्सा हुआ करते थे, इजरायली वहां तक फैले हुए थे। तो क्या ये केवल फिलिस्तीन को या गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेना या फिर इसका और विस्तार करना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या मुस्लिम मुल्क इसके लिए राजी होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ ट्रंप की रूस और यूक्रेन की अगर बात कर ली जाए, तो ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमने तो बहुत खर्चा कर लिया, हमने बहुत खर्चा कर लिया और अब और खर्चा करने की स्थिति में हम नहीं हैं, हम इस मूड में नहीं है, क्योंकि हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। और आउटपुट की तरफ यानी कि कुछ न कुछ मिले हमको। अमेरिका का इशारा कुल मिलाकर वहाँ की खनिज संपदा से है और वो चाहते हैं कि 500 बिलियन की खनिज संपदा जो है वो यूक्रेन अमेरिका को देने का वादा करे, तब हम आगे जाकर आपसे बातचीत कर पाएंगे या आपकी मदद कर पाएंगे। कुल मिलाकर मदद का भी मतलब ये है कि मदद कर पाएंगे तो युद्ध शांति की ही बात होगी, यहाँ पर युद्ध शांति हो जाएगी। हालांकि पुतिन इस बात को समझ रहे हैं कि ट्रंप का इशारा किस तरफ है। वो चाहते हैं कि वो खनिज संपदा अमेरिका के पास जाएगी तो अमेरिका माला माल होगा, और अगर रशिया जिसने कब्जा कर रखा है अगर रशिया के पास रहती है तो जाहिर सी बात है कि रशिया को इससे फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। दूसरी तरफ नाटो को लेकर भी कह चुके हैं, चूंकि ये युद्ध जो है इसमें नाटो भी कहीं ना कहीं मदद तो कर ही रहा है। वो तो नाटो में शामिल होने के लेकर के पूरी युद्ध तो इसी के लिए हो रही है। क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। अब पुतिन नहीं चाहते हैं कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो। पूरा युद्ध ही तो इसी को लेकर और युद्ध के बीच तो शामिल करने भी नहीं वाले। ये भी कह दिया कि युद्ध चलेगा तब हम इसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम नाटो का बोझ नहीं वहन कर सकते, हम नहीं सह सकते। हम कब तक खर्चा करेंगे और हमको नहीं करना खर्चा,
क्योंकि ये सारा जो है अमेरिका के ऊपर बोझ आ रहा है और अमेरिका फर्स्ट की नीति को भी उनके ध्यान में उन्होंने रख रखा है। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि कहाँ फ़ायदे की चीज़ है, चाहे वो गाज़ा पट्टी पर कब्जे की बात हो कि वो चाहते हैं कि उसको डेवलप हम करेंगे और अमेरिका वहाँ पर रहेगा, अमेरिका रहेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अब अमेरिका रहेगा और इजराइल से उनकी ऐसी दोस्ती, तो अमेरिका और क्या इजराइल, वो तो इजराइल ही हो गया एक प्रकार से। तो ये शायद ये उनके दिमाग में चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर भी उनके दिमाग में चल रहा है कि खनिज संपदा हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। तीसरी तरफ वो ब्रिक्स के देशों पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर, डी डॉलराइजेशन की कोशिश हो रही है, उसको लेकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ वाली बात कही थी उन्होंने। जैसे ब्रिक्स क्या है कि वो अपना करेंसी लेके आना चाह रहा था, तो ट्रंप ने डायरेक्टली, मतलब अमेरिका ने डायरेक्टली मना कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो वो 100% टैरिफ पूरी टैरिफ लगाएंगे। तो अब कहीं अगर टैरिफ लगाएंगे तो भाई सभी देशों पर वो बर्डन पड़ेंगे, और बर्डन पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई कहाँ जाएगी, फिर वो कोई सोच नहीं सकता है। तो इस कारण से अब वो अमेरिका क्या है ना कि वो हमेशा नकेल कसता है, अब चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, वो अपना महत्व, या ये कह सकते हैं कि वो अपना वजूद बचाए रखने के लिए और अपनी ताकत या अपनी अहमियत दिखाने के लिए भी कई बार अमेरिका की तरफ से ये स्टांस या ये कदम उठाए जाते हैं या इस प्रकार के बयान निकलकर सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात कि कनाडा पर जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाने का काम किया, उसके बाद से टैरिफ वॉर शुरू होने की भी बात कही गई कि एक दुनिया में एक नई तरह की जंग शुरू हो जाएगी, टैरिफ वॉर। ब्रिक्स को लेकर उन्होंने कहा कि 100% तक टैरिफ लगा देंगे, यानी कि भारत में जो सामान बनता है और वहाँ जाता है, अगर 100 रुपये में जाता है तो उसकी कीमत 200 हो जाएगी, और 200 हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सामान को चाइना के ऊपर भी उन्होंने कर दिया, 10% अतिरिक्त उन्होंने लगा दिया। और चाइना ने इसके बाद कहा कि हम इसको मंजूर भी नहीं करते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप जो हैं वो अपने बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सभी देशों में एक टेंशन क्रिएट किए हुए हैं, खलबली भी मचाए हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है। तमाम देशों के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बाँछें किसकी खिली हुई है? इजराइल की, बेंयामिन नेतन्याहू की, क्योंकि न केवल उनको हथियार मिले हैं 10 साल तक लड़ने के लिए, बल्कि गाजा की ज़मीन को भी खाली कराने की बात चल रही है। और वहाँ पर यह कह दिया कि फ़िलिस्तीनी जो हैं वो जहाँ पर भी जाएंगे उनके लिए परमानेंट निवास वहीं पर होगा। लेकिन फ़िलिस्तीनी राज़ी नहीं है इसके लिए। फ़िलिस्तीनी कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में आनंद, दुनिया में एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और ये जो फ़िलिस्तीनी लगातार वापस आ रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन गाजा के लिए यही हो गई है कि अगर फ़िलिस्तीनी, क्योंकि उत्तरी गाजा में लगभग 70 से 80% वापसी हो चुकी है, और अब बात ऐसे चलने लगी, अगर शनिवार को हमास गलती कर देता है, गलती इन द सेंस कि अगर वो नहीं, लेकिन हमास को सपोर्ट मिल रहा है, बाकी देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो हमास भी अपने स्तर पर चीज़ें कर रहा है। अपने स्तर पर जो बयानबाजी हो रही है, या इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया कि आप कर देना वरना फिर देखना, तो वो वरना फिर देखना में अभी तो देखना होगा कि रविवार को क्या होता है। लेकिन हमास ऐसा नहीं लगता कि पीछे हटने के लिए तैयार है, राज़ी होने के लिए तैयार है। तो आगे परिस्थितियां जो हैं वो इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है, बिल्कुल आसानी से सुलझने वाली नहीं है। और जिस तरीके से लगातार जो ट्रंप का बयान आ रहा है, हर दिन जो बयान आ रहा है, वो कहीं ना कहीं युद्ध को एक तरीके से भड़का रहा है। क्यों? क्योंकि अब जैसे अब जेलेंस्की दूसरे देशों की तरफ मुंह मोड़ेंगे कि भाई हमको कहीं से सहयोग मिल जाए। लेकिन जेलेंस्की ने एक चीज़ और है, जेलेंस्की ने इस बीच में फिर वापस हम उस पर चलेंगे, लेकिन जेलेंस्की ने कहा है कि ये गलतफहमी है कि अमेरिका के बगैर हम युद्ध में बहुत दिन तक डटे रह सकते हैं। यूरोपीय देश मदद कर रहे हैं, लेकिन गलतफहमी है ये कि अमेरिका का तो हमको साथ चाहिए ही चाहिए। उन्होंने भी दाना डाल दिया, हाँ बिल्कुल, कि ठीक है आप आ जाना, जो हमारी रक्षा करेगा हम उसको इन्वेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, ये जेलेंस्की ने कह दिया है। तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में और भी सुलझेंगी और भी साफ तौर पर नजर आएंगी। अभी तो धुंधली नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी, चाहे वो गाजा की बात हो, इजराइल की बात हो, या फिर रूस और यूक्रेन युद्ध की बात हो, चीज़ें बहुत जल्दी साफ हो जाने वाली। आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।